बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान को चुकानी होगी कीमत। आपने अगर गौर किया हो इस बात के ऊपर कि रीजन के अंदर एक जहन्नम जैसी धड़कती हुई आग जो फैलती ही जा रही थी वो एकदम से ही ठंडी कैसे हो गई। सीरिया के अंदर एकदम से माहौल शांत हुआ, लेबनान में माहौल शांत हुआ और अब गाजा के अंदर भी माहौल शांत हो गया है। लेकिन इन सभी मुहाजों पर कहीं पर ईरान की हार हुई तो कहीं पर इजराइल की हार हुई। जैसे लेबनान और अब गाजा, इन दोनों ही जगह से इजराइल को ये सबक अच्छी तरीके से मिल चुका है कि अगर ईरान के बनाए गए रेसिस्टेंस से ही इजराइल उलझा रहेगा तो इनकी नस्लें बीत जाएंगी। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, लेकिन ईरान के रेसिस्टेंस को ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इजराइल के बड़े बड़े जो एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्ट कब से कह रहे हैं कि सीधे ईरान के ऊपर हमला करो, जड़ को ही ख़त्म कर दो। आज से करीबन 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने कहा भी था कि सीधे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट करो, ईरान को पावरफुल मत होने दो, क्योंकि ईरान एक तरफ अपने आप को मजबूत कर रहा है, बस एक ही कमी है, न्यूक्लियर बॉम्ब वो बना रहा है, और दूसरी तरफ उसने अपनी रेसिस्टेंस के जरिए इजराइल, अमेरिका और यूरोप के देशों को उलझाया हुआ है। अब वक्त आ गया है कि इन सब से जंग बंद करके सीधे ईरान पर हमला किया जाए। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसकी वजह से यूरोप के देशों में हड़कंप मचा हुआ है। वजह उसके पीछे ये है कि अमेरिका अगर ईरान को हिट करता है तो जाहिर है कि वो यूरोप के देशों की मदद से ही करेगा, और ईरान इतना कैपेबल है, उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि वो सीधे यूरोप के देशों पर भी अटैक कर सकता है। और रीजन में अभी अभी जंगें बंद हुई हैं, माहौल थोड़ा ठंडा सा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ऐसे स्टेप लेता है तो जाहिर है जंग और ज्यादा बढ़ेगी। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो अमेरिका के इस एटीट्यूड और रीजन के अंदर एकदम से हुई शांति को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और ईरान को इन तमाम चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सबूत मैं इस चीज का आपको दे चुका, दूसरा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन्होंने ईरान को ये धमकी दी है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और ऊपर से ईरान एक कमज़ोर देश है। तो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर अंदर ईरान के खिलाफ कुछ बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। हालांकि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने इनको रिप्लाई देते हुए ये कहा कि जो करना है कर लो, हम हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। आपको मैं बताता चलूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, मतलब इलेक्शन जीते थे, उसी वक्त ईरान ने ये कहा था, पूरी दुनिया कांग्रेचुलेट कर रही थी कि बाइडेन तो भाई इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहा है, इजराइल को पूरी मदद दे रहा है, बॉम्ब वगैरह पैसा। मगर ट्रंप शायद ऐसा ना करें, जबकि 4 साल वो राज करके जा चुके हैं, सबको उसकी नस्ल का पता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे थे, लेकिन ईरान ने कहा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहे जो भी बने, गुलामी वो इजराइल की ही करेगा, और हमारे लिए इन सब के जो स्टैंड्स हैं वो एक ही रहेंगे और हमारे भी इनके लिए सेम ही रहेंगे। अब देखना यह है कि ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ कौन कौन से देश उतरते हैं, और अगर ईरान इस जंग में उतरता है तो क्या एक यूनाइटेड उम्मा का मैसेज देने के तौर पर तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और कुछ ताकतवर मुस्लिम देश हैं रीजन के अंदर, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? और उधर जो ईरान के सबसे बड़े साथी हैं जिनके साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डील भी हुई है, यानी रशिया और चाइना, क्या वो ईरान के साथ इस जंग में उतरेंगे अगर ईरान पर हमला होता है, जिसके चांसेस 70% तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं गाजा में सीज फायर हो जाने के बाद यमन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा के अंदर दोबारा से जंग शुरू नहीं होती, यानी अगर इजराइल सीज फायर का वायलेशन नहीं करता है, तब तक हम भी अपने हमलों को बंद कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें एग्जेप्शन है, रेड सी के अंदर से इजराइल या इजराइल से लिंक्ड कोई भी शिप अब भी पास नहीं होगी। वहीं इजराइल, यूरोप, अमेरिका और इन तमाम से ज्यादा घटिया इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला कर, स्टूडियो में खड़े होकर, नाच नाच कर दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गाजा के अंदर जो इजराइल की कैदी हैं, खासकर महिला कैदी, उनके साथ गाजा के जो लड़ाके हैं इन्होंने रेप किया है, और हत्या के हद यहाँ हो गई कि इन महिलाओं को रेप करके प्रेग्नेंट तक कर दिया है। अब क्या ही कहूँ मैं, बहुत कम लोग हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं, तो इसलिए मैं गाली नहीं दे सकता। ये दलाल खंजीर की नस्ल से पैदा होने वाले गाजा के ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे थे अपने शोज के अंदर, मगर कल के दिन जब गाजा के अंदर से 3 इजरायली महिला कैदियों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ा और वो इजराइल पहुंची, तो उसमें से एक की मां ने इंटरव्यू देते हुए
इजराइल के अखबार को भी इस स्टेटमेंट को छापना पड़ा। क्या कहा उन्होंने कि मैं हमारी बच्ची जो है, जो गाजा में 15 महीने तक ज़मीन के नीचे से रहकर वापस हमारे घर को लौटी है, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, मतलब उसका जो स्वास्थ्य है, हिंदी में बता रहा हूं ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर उसके साथ कोई फिजिकल हैरेसमेंट हुआ होता या उसके साथ कोई टॉर्चर वगैरह किया होता तो क्या वो ऐसी दिखाई देती। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन की एक महिला प्रिजनर है जिसको इजराइल ने डिटेन किया हुआ था और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब हमास ने इनके कैदियों को अगवा किया, उसी वक्त के 4-5 दिन बाद आप लगा लो, इजराइल ने भी बहुत सारे लोगों को वेस्ट बैंक और गाजा से उठाया था, जिसमें से एक ये महिला जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इजराइल की कैप्टिव को देख लो और फलस्तीन से उठाई हुई इस महिला कैदी को देख लो। आज से करीबन 15-16 महीने पहले ये कैसी दिखती थी और आज ये बूढ़ी जैसी दिख रही हैं, तो फर्क एकदम साफ है। लेकिन ये जो दुनिया में जहर घोलने का काम करते हैं, ये बात सिर्फ गाजा की नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें लपेटने की कोशिश की जाती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की जाती है। मगर इनके तमाम प्रोपेगेंडे इसी तरीके से हर बार की तरह धरे के धरे रह जाते हैं। जब गाजा के अंदर इन कैप्टिव्स को छोड़ा जा रहा था, इंटरनेशनल कमिटी जब इनको लेने गई थी तो उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक बड़ा सा, जैसे सिनेमा हॉलों में पर्दा होता ना बड़ा सा, वैसी एक स्क्रीन लगाकर हजारों की तादाद में यहूदी लोग देख रहे थे कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है। उनको क्या मैसेज गया होगा कि हमें मीडिया क्या दिखा रही है और हम रियलिटी में यहाँ क्या देख रहे हैं। मगर आपको बताता चलूं कि रियल फैक्ट ये है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं, तैर रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, जिससे दुनिया को रियलिटी का पता भी चल रहा है। मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का थोड़ा सा मसला है। देखनी हो तो इंस्टा पे मैसेज करो, इंस्टेंटली मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। जो 3 महिला बंधक गाजा से आज़ाद हुई हैं, जब वो जा रही थी, मतलब उनको छोड़ने के लिए लाया गया गाड़ी के अंदर, चारों तरफ से हमास के लड़ाकों ने फुल यूनिफॉर्म के अंदर उनको घेरा हुआ था। तो जब गाड़ी का गेट खुला, उसी गाड़ी के गेट के ठीक बगल में एक बंदा ब्लैक कलर की हुडी पहनकर ऐसे टोपा लगाकर ऐसे खड़ा था। पीछे से कैमरे में उसको देखा गया, उसका चेहरा नहीं दिखा। जब वो गाड़ी में से महिला तीनों निकलती हैं तो तीनों ने उस लड़के की तरफ कुछ इस तरीके से, इस निगाह से देखा मानो जैसे उस पर फिदा हो गई हो। और जब किसी के ऊपर जुल्म हुआ होता है, जैसे फ़लस्तीन की खातूनों पर जुल्म होता है, उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि इजराइल में उनके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन ये जो महिलाएं निकलकर आज़ाद हुई हैं गाजा से, उनके चेहरे बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है। वो तो छोड़ो, 15 महीने से जो गाजा पूरी तरीके से सीज था, एक पानी की बोतल तक अंदर नहीं जा पा रही थी, वहां पर मेकअप का सामान कहां से आया, उनके हेयर स्टाइल बनाने के लिए कौन सा बार्बर वहां पर प्रकट हुआ। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी इन कैप्टिव्स को रखा हुआ था, तमाम तरीके की फैसिलिटीज इनको दी जा रही थी। ये लड़ाके खुद भूखे सो रहे थे, प्यासे सो रहे थे, फाके कर रहे थे, लेकिन जितने भी इजराइल के कैदी थे उन तमाम को अच्छी सुविधा दी जा रही थी। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।